हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 दादी माँ का बचा हुआ पार्ट समझेंगे। और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझना है तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी बचा हुआ पार्ट। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो बोली रामी की चाची बोली कि मालकिन दूंगी, मैं आपका ज़रूर पैसा दूंगी, मेरी बेटी की शादी है, तो आप दया नहीं करोगी, आप रहम नहीं करोगी तो मेरी बेटी का निस्तार मतलब घर से जो विदाई होती है बेटी की वो कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो मैंने जब ये बात देखी, मेरे सामने जब ये घटना घट रही थी, तो मैंने अपनी दादी को ही कहा कि रहने दो दादी, बाद में दे देगी, कोई बात नहीं। तो चला है समझाने, तो मुझे ही उल्टा डांटने लगी मेरी दादी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो एक दिन जो है चुपके से वो चला गया, ये प्रसंग ख़त्म हो गया। तो कुछ दिनों के बाद वही चाची मुझे रास्ते में मिली। तो दो चाची जो है मेरी दादी को बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही थी कि दूधो नहाओ पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, उस दिन तो आपकी झगड़ा हो रहा था भाई, आपको दादी जो है उल्टा सीधा कह रही थी, और आज आप उनको आशीर्वाद दे रही हो। तो चाची बोली कि भगवान भला करे बेटा हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी बेटी जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा देवता। तो धनो चाची बोली मेरी दादी की तारीफ में कि बहुत अच्छा नेचर है उनका, उन्होंने तो पिछला पैसा तो छोड़ ही दिया, ऊपर से 10 रुपये और एक्स्ट्रा दे करके बोली कि जैसे तेरी बेटी वैसे ही मेरी बेटी, और 10-5 रुपये के लिए हंसाई ना हो, जैसे दुनिया मजाक ना उड़ाए 10-5 रुपये के लिए, तो चिंता मत करना कि फिर चाची बोली कि तेरी दादी माँ तो देवता है, देवता मतलब भगवान का रूप मानते थे। मेरी दादी को लेखक बताते हैं कि सभी गांव के लोग जो है भगवान का रूप मानते थे। आगे, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। तो मैंने पूछा, उस दिन तो बड़ा डांट रही थी दादी मेरी। तो वो बोली कि कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं भाई, रुपया दिया है तो डांट मारने का भी हक बनता है। अब जब समय पर नहीं दिया, जो बात हमारी हुई थी वो समय पर हमने पैसा नहीं लौटाया, तो डांटने का तो हक बनता है। आगे, मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, और मैं मन ही मन इस बात को सोचता हुआ कि उस दिन क्या घटना घट रही थी और आज दुआएं देकर जा रही हैं, आशीर्वाद देकर जा रही, तो मुझे हंसी आ गई। आगे, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। ये एक परंपरा होती है कि जिस घर में शादी होती है उसके 4-5 दिन पहले से ही घर में गीत संगीत शुरू हो जाता है। तो किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो किशन भैया के विवाह की बात है। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो मैं बारात में नहीं जा सका। मेरा एक भाई राघव, मेरा भाई मामा का लड़का राघव दालान में सो रहा था। वो भी बारात जा चुकी थी, उसके बाद पहुंचा था शादी में, तो इसलिए वो भी बारात में नहीं गया। तो हम दोनों जो हैं घर में ही थे। और उस रात जब ये एक परंपरा चलती आ रही है कि जिस रात घर की बारात मतलब सभी मर्द लोग जब घर से बाहर जाते हैं, बारात के लिए जाते हैं सभी, तो सारी लेडीज़ मिलकर, घर में जो सारी औरतें होती हैं वो एक प्रोग्राम करती हैं जिसमें सभी पार्ट वो औरतें करती हैं। और इसमें शादी से लेकर, विवाह से लेकर के पुत्रोत्पत्ति, पुत्र के होने तक की सारी क्रियाएं की जाती हैं। सारा उसका एक नाट्य रूपांतर किया जाता है जिसमें सारे पार्ट के कौन करती हैं, औरतें करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे घर पे सभी औरतें ही होती हैं। आदमी जो हैं, सभी मर्द लोग जो हैं बारात में गए हुए होते हैं। तो हम 2 ही मर्द थे घर में, हम 2 ही लड़के थे, एक मेरा भाई और एक मैं।
तो औरतों ने उसकी आपत्ति की, औरतों ने मना किया कि भाई घर में ये 2 लड़के कैसे रह गए, उस पे आपत्ति की थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और परम्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ उस पे मतलब थोड़ी गुस्सा हुई कि कोई बात नहीं, लड़के हैं तो क्या हो गया, लड़के से क्या पर्दा, कोई बात नहीं, आम तुम्हारा जो मतलब अभिनय करती हो, जो तुम नाटक करती हो वो करो, लड़के और परम्मा से क्या मन, उनका मन एक सा होता है। तो इस पर दादी जी ने हमारा ही पक्ष लिया। आगे, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। मेरे बारे में सभी लेडीज़ को नहीं पता था कि मैं घर में ही हूँ, बट हाँ मेरा जो ममेरा भाई था वो घर में ही रहा, उसके बारे में सब पता था। तो मेरे को तो दादी माँ ने चुपचाप चादर उड़ाकर पास की चारपाई पर लेटा दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। तो इसमें उसमें सारी लेडीज़ कुछ ऐसी हरकतें करती कि देख करके किसी को भी हंसी आएगी। तो मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ, चारपाई पे लेटा हुआ धीरे धीरे हंस रहा था, पर कई हरकतें कुछ ऐसी थी कि मेरी जो हंसी है मैं रोक नहीं सका और मेरा भांडा फूट गया कि मैं घर पर ही हूँ। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो जब उनको लेडीज़ को पता चला कि मैं घर पे ही हूँ, तो उन्होंने चादर खोल के, क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही थी, चादर में सोया हुआ था मैं, अंदर से आवाज़ आ रही थी मेरे हंसने की। तो चादर जैसे ही उघाड़ी, जैसे ही खींची, तो सभी लोग मतलब हाय करके बोले कि भाई ये बच्चा कौन सोया हुआ है, शायद रोता है, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई भी शुरू हो गई, थोड़ा झगड़ा वगैरह भी हो गया कि भाई लड़का घर में है और उसके सामने ही सब ऐसे मतलब नाट्य कर रहे थे। तो इस चीज़ पर सभी थोड़ा सा नाराज़ हो गई। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े होते हैं, अभय दान मिल जाता है। तो जब अगले दिन मैं उसी देबू की माँ से मिला तो वो मुझे पहचान गई कि कल वाला बच्चा। तो मैं फटाफट जाकर के अपनी दादी माँ के पीछे छुप गया। और जब हम कभी भी कोई भी छोटा बच्चा अपना दादी के, दादाजी के या नानी जी के पीछे छुपता है तो वो उसे एक शय मिल जाती है कि कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, एक विश्वास हो जाता है। तो इसी तरह से मैं भी अपनी दादी के पीछे जा कर के छिप गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। तो जब इन बातों से जब लेखक उभरा, बाहर आया, उसका मन बाहर आया, तो अब ये बातें करने लगा प्रेजेंट काल की, अभी की, कि कैसे कैसे अपनी दादी को वो याद कर रहा था कि कैसे कैसे मैं दादी की स्नेह ममता की मूर्ति, अपनी दादी को वो बोल रहे हैं कि बहुत ही प्यार भरी वो ममता की मूर्ति थी। उन्हीं की बातों को याद करते हुए लेसन तक अभी बातें बता रहे थे सारी। उसके बाद परिस्थितियाँ कैसे कैसे हमारे जीवन को बदल देती हैं, एक सूखे पत्ते सा कैसा नचाती हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कभी दुख कभी सुख हमारे जीवन में ऐसे चलते हैं कि ऐसा लगता है हमारी जो जीवन है, हमारी जो जीवन लाइन है वो क्या है, नाच रही है एक तरह से। तो आगे क्या बताते हैं लेखक जी, दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादी जब हमारी डेथ हो गई थी हमारी दादाजी की, तो वो हमारी दादी जी बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता कि पूरा संसार, पूरी दुनिया उन्हें क्या लगती थी कि भाई धोखा ही धोखा है चारों तरफ। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया, स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। इसका मतलब है कि लेखक बताते हैं कि हमेशा दादाजी क्या कहते थे कि हमेशा झूठी बात कहा करते थे, वो उनको आगे भेज दिया करते थे और खुद पीछे रह जाते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अब जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो उनका श्राद्ध वगैरह करवाया गया। तो अतुल संपत्ति का मतलब होता है जिसकी तुलना ना करे। तो मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा पैसा व्यय किया था, पैसा खर्च किया था उस पर। तो दादी माँ अक्सर उदास रहती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती।
शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से बोला। तो मेरी दादी माँ बैठी हुई थी, बहुत उदास बैठी हुई थी। माघ के दिन चल रहे थे, तो शीत हड्डियाँ, मतलब उनकी जो बुढ़ापा था, उनकी जो हड्डियाँ थी वो मतलब ठंडी हो चुकी थी बिल्कुल, उनमें दम नहीं था इतना। तो वो एक कोने में संदूक, घर के कोने में एक संदूक पर दिया जलाए उसके पास हाथ जोड़कर बैठी थी, और उनके पास मैं भी बैठा रहा। कभी मैंने उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। तो जैसे ही वो आंखें उन्होंने खोली तो मैंने प्यार से बोला, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उन्हें स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो खाना खाने के लिए वो रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने से हो गए। तो मैं उस टाइम पे बच्चा ही था, मैं मतलब बात सुन रहा था। तो पिताजी और किशन भैया बहुत उदास से बैठे हुए थे। लेखक जी बताते हैं, तो कहते कोई रुपया ही नहीं देता, कितने भी मांगो को सब मना कर देते हैं, और पहले भी बाकी बहुत सारे लोगों के पहले के रुपए भी बाकी हैं। तो उनकी सूरत जो है थोड़ी सी रोनी सी हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। तो दादी ने अपनी संदूक खोली और उसमें से एक चमकती हुई चीज़ निकाल कर मेरे पिताजी को दी और बोला कि बेटा, जो हम बड़े बुजुर्ग थे, हम पहले के जो लोग थे, वो सब आगा पीछा मतलब आगे की सोच कर चलना, कि अगर कोई कठिनाई आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो उस टाइम हमारी क्या चीज़ है जो मदद करेगी। तो वो एक सोने चमकती हुई चीज़ जो है पिताजी के हाथ में देके बोली कि ये चीज़ जो है तेरे दादा ने तेरे पिताजी ने मुझे दी थी। शायद ये इसी समय के लिए थी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैंने पहना ही नहीं, मैं इसको सहेज कर मतलब बहुत संभाल कर रखती आई हूँ। तो क्या पता ये चीज़ हमारी इस परेशानी को दूर हटा दे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो उस दिन मुझे बिल्कुल देवी माँ की सूरत ऐसी लगी जैसे कोई सच में मेरी दादी माँ के रूप में कोई देवी आई है सामने, और जो हमारी परेशानियों का हल निकाल रही है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैं सोचते सोचते जो उनकी धुंधली सी छाया मेरे सामने बनी हुई थी, वो बिल्कुल विलीन मतलब गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब ये प्रेजेंट काल की बात कर रहे हैं लेखक, कि जो पिक्चर मेरी दादी माँ की मेरे सामने बन रही थी वो एकदम से गायब हो गई। तब मैंने आँख खोला तो सामने क्या हो रहा था, एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ये उस समय की बात है जब लेखक की दादी माँ का देहांत हो चुका था, और ये पुरानी सारी बातों को सोच रहे थे, उनको याद कर रहे थे। तो उनको विश्वास नहीं होता कि भी मेरी दादी माँ सचमुच नहीं रही, क्योंकि उनकी दादी माँ का नेचर, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, और सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यही हमारा पाठ ख़त्म होता है, जिसका नाम था दादी माँ, और इसके लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। तो अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास को देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।